श्रोताओं, जब भी कभी हम देश या देश की एकता, देश की अखंडता, देश से जुड़ी हुई संज्ञाओं की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे हर देश का एक भूगोल तो होता ही है, लेकिन उस देश को एक राष्ट्र और देश बनाने में उससे जुड़ी हुई अन्य जो संज्ञा है, निश्चित तौर पे उसमें भाषा एक बहुत बड़ा माध्यम होती है। भाषा को जब हम बात करते हैं तो भाव की, विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम तो होता ही है, लेकिन राष्ट्रीय एकता और उसके सूत्र को सुदृढ़ बनाने में भाषा बहुत बड़ी संबल होती है। जिस तरह एक माला को उसका सूत्र बांध के रखता है, तो कहीं ना कहीं अगर हम भाषा को उस रूप में स्वीकार कर ले तो शायद हमारी राष्ट्रीय एकता के जो बहुत बड़े मायने हैं वो सधते हुए नजर आते हैं। आज हम देश की आज़ादी के लगभग 75 साल पूरे कर चुके हैं। इन 75 सालों में देश की जो प्रगति का, देश की गति का, देश के उत्थान का जो एक परिपथ है, एक जो रास्ता है, उसको तय करते हुए भाषा ने भी अपना एक इतिहास लिखा है। भाषा की भी अपनी एक मौलिक गति है। तो ये भाषा जिसकी हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, जिसको हम देवनागरी जिसकी लिपि है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके इतिहास पर अगर हम गौर करें, उसके विकास के एक मानचित्र पर अगर हम नजर डालें तो बहुत सारे उसके आयाम और मायने निकल करके आते हैं। राष्ट्रीय एकता को सूत्र में बांधने में जो हिंदी का अपना योगदान हो सकता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उसके इतिहास और उसके वर्तमान, साथ ही साथ भविष्य पर भी थोड़ी सी नजर डालेंगे। इस बातचीत में हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जी। आप इतिहासकार हैं, आप एक स्कॉलर के नाते बहुत सारे विषयों पर लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और जो तथ्यात्मक जानकारी है हमारे और आपके बीच में कई बार बहुत सारे विषयों पर रख चुके हैं। तो भाषा के संबंध में आपका जो एक चिंतन है उस पर आज हम जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार। नमस्कार जी। तो अगर हम राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, लेकिन उसको जब मायने हम देखते हैं तो जो हमारी भाषा है वो किस रूप में हमारी इन चीज़ों में मदद कर सकती है, थोड़ा सा बताने की कोशिश करें। चाहे उसके इतिहास की बात करें, चाहे उसके हम वर्तमान की बात करें, तो कहाँ आज हम खड़े हुए हैं? सबसे पहली बात तो ये, कोई भी राष्ट्र इस दुनिया का वो तब तक राष्ट्र नहीं कहा जाता है जब तक उसके पास 3 चीजें नहीं होती, जिसमें पहला है कि उसके पास एक नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए। दूसरा है उसकी नेशनल बाउंड्री, एक सीमा होनी चाहिए, राष्ट्रीय सीमा होनी चाहिए। और तीसरा है वो है उसकी राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। जी। जब तक ये 3 चीजें नहीं होती तब तक पृथ्वी का कोई भी देश वो राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। और दुर्भाग्य से और सभी देशों में जहाँ जहाँ ये समस्याएं थी उनका तो निराकरण कर लिया गया। कहीं कहीं सीमाई विवाद के चलते उन देशों के बीच में भी एक घटक अधूरा है। लेकिन भारत में तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम 74 साल पूरे कर लिए और अब तक जो है हम राष्ट्रभाषा को नहीं स्थान दे पाए। जी। तो इसलिए ये हमारे लिए ज्यादा चिंता का विषय है बजाय और देशों के। यहाँ तक कि अगर हम इसी देश के विभाजित हिस्सों की बात करें, बांग्लादेश या पाकिस्तान की, तो वहाँ भी नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा है, लेकिन हमारे देश में कोई राष्ट्रभाषा नहीं। तो ये हमारी राष्ट्रीयता के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे जो है हम राष्ट्रीयता को पूरा करेंगे। राष्ट्रीयता के जो पैमाने हैं, उसके जो आयाम हैं या उसके जो घटक हैं, उनको हम कैसे पूरा करेंगे। और उसके लिए कई बार चीज़ें आगे बढ़ी, लेकिन हर बार ये हुआ कि हिंदी जो 1857 से, जिसका एक प्रेडिक्शन था, एक भविष्यवाणी थी, आचार्य केशव चंद्र सेन ने कहा था 1857 में कि हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा की पूरी दावेदार हो सकती है और उसे उसका दर्जा मिलना चाहिए। जी। और तब से ये बात, या उसके पहले से भी वो बात रही, क्योंकि रामचरितमानस ये सब चीज़ें और पुरानी हैं। हिंदी का एक बहुत बड़ा दायरा है, सिर्फ भाषा की दृष्टि से नहीं बल्कि लिपि की दृष्टि से देखें तो लगभग उत्तर भारत में कोई भी ऐसी लिपि नहीं है जो देवनागरी से प्रभावित ना हो, चाहे बंगला हो, चाहे वो गुजराती हो, पंजाबी हो, सब ये एक इसका जो वृक्ष है वो बहुत विस्तृत है। और भाषा की दृष्टि से दक्षिण में भी इसका प्रभाव देखा गया है।
पहले अगस्त ऋषि थे जो यहाँ से गए थे दक्षिण में, तो उन्होंने इसका जो सूत्रपात है वहाँ की भाषाओं पे उसका असर किया, इसलिए आज भी वो विद्यमान है। हमारे यहाँ जो सबसे प्राचीन प्रमाण है वो सम्राट अशोक के शिलालेख बताए जाते हैं, और दुर्भाग्य से सम्राट अशोक के शिलालेख जो इस देश में एक राजभाषा के एक संवाहक थे वही जो है भुला दिए गए, और 1837 में उनको पढ़ा गया, तब जाके पता चला कि ये हिंदी जिसको हम लिखते हैं काका गागा, यही सब उसमें लिखा हुआ था, जिसको हमारे बड़े बड़े विद्वान सैकड़ों वर्षों तक नहीं पढ़ पाए। और ऋग्वेद उसका जो पहला मंत्र है अग्निमेणी पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधात्मम, ये वो आ से ही उसकी शुरुआत हो रही है। वैसे देखा जाए तो इसके बीच में भी एक कम्युनिकेशन है कि ये जो है सिर्फ एक भाषा विशेष तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि भाषा का भी एक संसार है। आप देखिए अलिफ और आ और रोमन का ए, ये तीनों में एक साम्यता है। अब लिख देने से वो एक कौम विशेष से जुड़ जाती है बात, लेकिन उसका एक अलग विज्ञान है और अलग अलग क्षेत्रों में उसकी जो भौगोलिक स्थितियां उसके अनुसार उसमें चेंजेस आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं। यही भाषा के बदलने का यही कारण है, क्योंकि जो भौगोलिक सीमा क्षेत्र है जैसे वो पार होता है तो वहाँ उसकी जो डायलेक्ट है वो चेंज हो जाती है। इसलिए कहावत है हमारे देश में कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। लेकिन राष्ट्रीयकरण के लिए जब एक सवाल आता है तो हम इतनी सारी भाषाओं को एट ए टाइम नहीं ले सकते, तो उसके लिए है कि हमें एक भाषा को चुनना पड़ता है। अब जैसे रूस का एक समय आया जब क्रांति हुई तो वहाँ भी बहुत सी भाषाएं थी, चीन का समय आया उस वहाँ भी बहुत सी भाषाएं थी, तो उनको सबको एक भाषा बनानी पड़ी ना। हमारे देश में ऐसी क्या कमी है कि भाई 74 साल से अभी तक तय ही नहीं कर पा रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या, जबकि उसकी एक सशक्त दावेदार हमारे साथ है मौजूद। और यहाँ तक कि जब अंग्रेज आए इस देश में तो उन्होंने सब कुछ पढ़ा यहाँ पे, ऐसा नहीं किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, लेकिन पढ़ने के बाद उनको ये नतीजा आया कि ये देवनागरी जो है इसका मुकाबला अंग्रेजी नहीं कर सकती है। और उसके लिए उन्होंने जो हाउस ऑफ कॉमन्स है तो वहाँ इस बात को रखा कि हम ठीक है हमारा शासन वहाँ जरूर है, लेकिन उनका जो विज्ञान है भाषा का उसमें हम कहीं उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी को तब तक नीचे रखा जब तक कि वो उसके लायक नहीं होगी, बिठाने के लायक। और उस जमाने में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रही थी यहाँ, उसने देवनागरी को इतनी वरीयता दी कि जो गवर्नर जनरल उस समय जो होता था सबसे ऊंचा अधिकारी, और उसकी मुहर पर सदर रियासत लिखा होता था देवनागरी में, और जो सदर दीवानी अदालत थी यानी सुप्रीम कोर्ट, उसकी मुहर पर लिखा होता था सदर दीवानी अदालत की मुहर। ये स्थान देवनागरी को मिला था अंग्रेज जब यहाँ थे और उन्होंने इसके महत्व को समझा था। तो वहां से जो और सिक्के जो उन्होंने ढाले तो उन सिक्कों पर भी जो रुपया जो चलाया तो उस पर भी देवनागरी की ही जो है अक्षर जो है वो लिपि थी, और इस तरीके से उन्होंने सम्मान दिया। लेकिन इसके साथ में वो अंग्रेजी को भी विकसित करते रहे, तो उन्होंने सब तरफ से हिंदी से कुछ चीजें ली, कुछ फ्रांसीसी भाषा से ली, जो डायक्रिटिकल मार्क्स हैं ये फ्रेंच से लिया गया, और इस तरीके से हिंदी के समकक्ष को अंग्रेजी को लाए। और उस समय तक चूंकि फारसी जो है पहले से राजभाषा के तौर पे चली आ रही थी, आज भी जो कानून की जो भाषा है, अदालत की जो भाषा है, उसमें फारसी अरबी के ही शब्द ज्यादा हैं, तो उसको उन्होंने 1837 तक राजभाषा रहने दिया। अब ये मजे की बात है कि 37 में जो देवनागरी है उसको पढ़ा जा रहा है और 37 में ही उसका हट रहा है, मतलब जो वर्चस्व है फारसी का वो हटाया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। और उस समय तक उन्होंने अंग्रेजी को इतना सशक्त बना लिया कि वो सरकारी कामकाज की भाषा में उपयोग की जाने लगी। यानी अंग्रेज हिंदी के महत्व को स्वीकार कर रहे हैं, फारसी जो जब तक राजभाषा है उसको धीरे धीरे हटा करके वो अंग्रेजी को ला रहे हैं, लेकिन हिंदी के की स्वीकार्यता, हिंदी की महत्व और हिंदी की उपादेयता को भी वो साथ साथ लेकर के चल रहे, ये उनके राजकाज में स्थापित रही है। इस बात का इतिहास है। मतलब अब आप देखिए ना जी कि वो सदर दीवानी अदालत की मुहर उस पर जो है देवनागरी में लिखा होता था, और आज सुप्रीम कोर्ट में हम हिंदी में एप्लीकेशन नहीं दे सकते जी।
तो कितना डिफरेंस है। उस जमाने में वो हिंदी की जो स्थिति थी, जो अंग्रेजों का पूरा सब कुछ है, वहाँ देवनागरी स्वीकार है कि ये स्थिति थी कि उसको मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मुहर जो है वो हो रही है उसमें, बाकी सब काम तो देवनागरी में होंगे ही होंगे। जी जी। और गवर्नर जनरल की जो मुहर है वो उस पे हो रही, तो बाकी देवनागरी कितना सम्मान था। और आज हम आज़ादी के बाद में अपने ही देश के सुप्रीम कोर्ट में हम देवनागरी में, हिंदी में एप्लीकेशन नहीं दे सकते। जी, आज़ादी का जो इतिहास, आज तो खैर 75 साल इस बात को हो गए, आज़ादी का अपना भी एक इतिहास है। अगर हम उसे 1857 से लेकर 1947 तक का मान के लगभग 90 साल का जो इतिहास है, वहाँ भी देवनागरी और हिंदी की जो बात है वो सब में स्वीकार्य है। सब एक दूसरे को जो भाषा का एक जो काम है, संवाद का, इधर से उधर करना, भावों की अभिव्यक्ति, पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी जो है उसको निभाती रही, उस सूत्र में बनती रही। और इसका ये उल्लेख भी है कि चाहे बंगाल की बात करें, चाहे हम धुर दक्षिण के तमिलनाडु की बात करें, गुजरात की बात करें, हिंदी की पैरोकारी करने में हिंदी भाषी प्रदेश तो थे ही थे, लेकिन गैर हिंदी भाषी लोगों ने भी इसके मान को स्वीकार किया। समय समय पर ऐसे वक्तव्य दिए जहां हिंदी के मान सम्मान की बात होती है और उसको एक राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकार करने की अभिव्यक्ति होती है। बावजूद इसके क्या ऐसे कारण रहे कि वो फिर वो जो स्थान उसका आज भी होना चाहिए वो नहीं प्राप्त कर पाई? उसके कारण सांस्कृतिक है ना जी, क्योंकि जब डिफरेंट कल्चर्स एक नेशन को फॉर्म करती हैं तो हर कल्चर अपना दावा करना चाहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। इसी सर्वश्रेष्ठता का जो प्रतिफल है वो भाषा का जो जबरदस्तीकरण, कि उसको जबरदस्ती ला दिए किसी के ऊपर, वो उसका एक प्रतीक बन जाता है। देखिए हमारी भाषा, इस पे आप है, हमारा सब कुछ है, ये सब। अब भाई पार्टीशन की जो थ्योरी थी वो भी क्या थी? जी, संस्कृति के आधार पर ही तो पार्टीशन हुआ जी, जबकि भौगोलिक स्थितियां उसके विपरीत थी, लेकिन संस्कृति जो है ये ऐसा करने पे मजबूर कर रही थी। तो ये एक तरीके का आप ये समझिए कि एक मिथ्याभिमान, और वो मिथ्याभिमान हमें इस सीमा तक ले जा सकता है कि हम देश से अलग भी हो सकते हैं। तो उसकी वजह से जो है ये जो बाधा है वो आ रही है, वरना कोई वजह नहीं थी कि भाई अंग्रेज लोग जो उसकी वकालत कर रहे हैं। जब 1837 में अंग्रेजी आ गई राजभाषा के तौर पे और सरकारी कामकाज अंग्रेजी में होने लगे, तो ये हुआ कि फिर ये और क्षेत्रीय भाषाएं उनका क्या होगा। तो उसी ऑर्डर में ये भी लिखा था कि जो क्षेत्रीय कार्य हैं वो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में होंगे। अब यहाँ एक और समस्या खड़ी हो गई कि जो दफ्तर में काम करने वाले थे वो सब फारसी लोग थे। अब फारसी वाले उन्होंने क्या, जहाँ जहाँ हिंदी थी वहाँ हिंदी को फारसी में लिखना शुरू किया। इसी उर्दू का जो विकास है वो तो इसी तरीके से हो रहा ना, उर्दू तो कहीं है नहीं जी। तो ये जो हिंदी और उर्दू का जो लिप्यांतरण है, उसी से जो है उर्दू, हिंदी और फारसी का जो लिप्यांतरण है, उस लिप्यांतरण से ये उर्दू जो है पैदा हो रही है, एक भाषा के तौर पर, जो कि हिंदी का एक फेस है। और ये बड़े ताजुब की बात है कि ये आज उर्दू जो कि हिंदी की ही एक सखी है, एक सहेली है, वो राष्ट्रभाषा के तौर पे काबिज है। बांग्ला जो हिंदी की ही प्रोडक्ट है वो राष्ट्रभाषा के तौर, लेकिन हिंदी नहीं है। तो ये भी एक सवाल है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का सवाल है कि हम अपने देश में सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं, वैसे ही हिंदी की जो बहनें हैं, उसकी जो बेटियां हैं, वो राजभाषा बन रही, लेकिन माँ को वो दर्जा नहीं दिया गया। ये हमारे सबके लिए एक चिंता तो इसमें एक सांस्कृतिक और जो राजनीतिक कारण है वो अपनी जगह है। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि हिंदी कहाँ खड़ी हुई है, आपने एक इतिहास लेकर के आए, आज हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस की भी बात कर रहे हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन भी हो गए, और बहुत सारे असंख्य आज के संदर्भ में जो हम देखते हैं कि कितनी यूनिवर्सिटियां हैं जहाँ हिंदी को पढ़ाया लिखाया जा रहा है। देश से बाहर भी, देश के अंदर भी कितने ही ऐसे देश हैं जहाँ हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी को स्वीकारता हो रही है। आज व्यावहारिक तौर पे भी हिंदी वो है, लेकिन बावजूद इसके बात फिर वही है कि क्या हिंदी का जो स्थान होना चाहिए, हिंदी का अपना जो एक मान होना चाहिए, वो है नहीं। वो तो इसलिए आप कह सकते हैं कि मिथ्याभिमान की वजह से उसको दर्जा नहीं दिया जा रहा राष्ट्रभाषा का, लेकिन उसकी जो प्रासंगिकता है, उसका जो विज्ञान है, उसकी जो पकड़ है,
और उसका जो समस्त विधाओं में जो उसका हस्तक्षेप है वो तो मानना ही पड़ेगा। जैसे फिल्में हैं वो हस्तक्षेप है तो मानना पड़ेगा, चाहे दक्षिण भारत में फिल्म जाएगी तो भी लोग देखेंगे। और इस मिथ्याभिमान को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने 1918 में दक्षिण में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी जी। और वो उनका प्रयोग बहुत सफल रहा कि दक्षिण के जो लोग हैं वो बहुत अच्छी हिंदी बोलने लगे, लिखने लगे, समझने लगे। तो उत्तर और दक्षिण के बीच में एक संबंध बनाने के लिए उनका राष्ट्रपिता हमारे विश्ववंद्य विश्वात्मा महात्मा गांधी का एक विजन था और वो विजन आज पूरा साकार हो चुका, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हिंदी पढ़ते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, लेकिन मिथ्याभिमान को अगर हटा दें तो एक सेकंड नहीं लगेगा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा न दिया जाए। अब उसकी सिर्फ ये नहीं कि हम आज की ही बात करें, बल्कि अतीत में अगर हम जाएं तो 1837 में जब उसकी लिपि बदली जाने लगी जबरदस्ती। अब आप देख लीजिए, जैसे ब्रज में हम रहते हैं तो ब्रज के बहुत से इलाके हैं जिनको ऐसे ऐसे नामों से संबोधित किया जाता है जिनका हिंदी में कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे गांव का नाम है, जैसे नगला, चंद्रभान। अब नगला तो कोई शब्द हिंदी में होता नहीं। तो ये जो चालाकी पर्शियन की चल रही थी, पर्शियन के लिपिकार थे वो क्या करते थे कि वो पर्शियन लिखने में रा को जो है ला बना देते थे। तो नगरा जो होता था वो नगला हो गया। नगर से नगरा, और वो तो मिलता है इतिहास, लेकिन नगला का कोई नहीं नगर, वो जो नगर होता था, नगर का छोटा हिस्सा नगरा कहलाता था। डगर जो है बड़ी होती थी, जो छोटा होता है वो डगरा कहलाता था। इस तरीके से नगरा चंद्रभान होना चाहिए, लेकिन नगला क्यों है? इसमें क्या लगता है कि हम अपनी चीजों पर जब समय मिला, जब समय नहीं था तब तो नजर नहीं डाल पाए, उसका महत्व नहीं समझ पाए, लेकिन जब समय मिला तब भी हमने उसको उस रूप में नहीं देखा, तब भी अपनी चीजों को संभालने की कोशिश नहीं की, और जैसा मिला हम उसी को अंधा मानकर उसका अनुकरण करते रहे। कहीं हम उसके विज्ञान पर, कहीं उसके इतिहास पर, कहीं उसकी संस्कृति पर लौट के नहीं। अब आप देखें ना कि तभी नहीं बल्कि अब भी ऐसा हो रहा है जी कि 1838 में इस लिप्यंतरण के खिलाफ आवाज उठ रही है। फर्रुखाबाद के जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज फ्रेडरिक जॉनसूर, वो आवाज उठा रहे हैं जी। भारतीय नहीं उठा रहा है। इस चीज को अंग्रेज उठा रहे हैं और उन्होंने लड़ाई लड़ी कि भाई ये जो हो रहा है हिंदी के साथ में ये गलत है। जब हिंदी की अपनी लिपि है तो हिंदी की बात हिंदी में ही लिखी जानी चाहिए, उसका फारसीकरण क्यों हो रहा है? फिर उसके बाद में और कई विद्वान आए, उन्होंने उसका, पिंकॉट ने इसका विरोध किया। फिर एक और स्कॉलर आए, फ्रेडरिक सिल्वन ग्राउस साहब आए, उन्होंने 1866 में जब वो मथुरा नहीं आए थे उसके पहले वो इंडियन एंटीक्वेरी में लेख भी लिख चुके थे कि भाई ये जो हो रहा है ये गलत है, और इसके खिलाफ उन्होंने एक लेख भी लिखा और भारत सरकार से अपील भी की। और इस तरीके से लड़ाई चलती रही। फिर जो हिंदी के स्कॉलर थे वो फिर बाद में आए लड़ने के लिए, जिसमें राजा शिव प्रसाद का भी नाम आता है, और जिसकी अंतिम जो उत्तर प्रदेश में, जहां तक ये संयुक्त प्रांत की बात है, संयुक्त प्रांत में हिंदी बाहुल्य क्षेत्र होने के बाद में रामचरितमानस और सूरसागर जैसे महाकाव्यों को जन्म देने वाली भूमि में हिंदी सरकारी कामकाज की भाषा में कहीं शामिल नहीं थी। और ये जो लड़ाई 63 वर्ष तक चली, 63 वर्ष में मदन मोहन मालवीय ने एक ज्ञापन, उस समय जो उत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट थे मैकडोनल्ड साहब, पैरल मैकडोनल्ड को ज्ञापन दिया था 2 मार्च 1898 को, कोड करेक्टेड प्राइमरी एजुकेशन। तो वो जो ज्ञापन है 104 पृष्ठ का, उस ज्ञापन को मंथन करने के बाद में अंग्रेजों को इस बात को मानना पड़ा कि हाँ, ये जो बात भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय उठा रहे हैं ये सवाल सही है, और हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा का दर्जा देना चाहिए, कम से कम इस सूबे में जहाँ पर इतने लोग बोलते हैं, अधिसंख्य लोग हिंदी बोलते हैं, लिखते हैं, और उनका एक बहुत बड़ा समृद्ध साहित्य है, और आज का नहीं, उसकी लिंक जो है वो तो वेदों में जा रही। यहाँ तक कि जब ग्राउस साहब से ग्रियर्सन साहब जब संघर्ष करने लगे हिंदी के भविष्य को लेकर, तो ग्राउस साहब ने कहा कि हिंदी जो है बहुत आगे बढ़ेगी क्योंकि उसकी जो रूट्स हैं वो संस्कृत में समाहित हैं। और इसलिए ग्रियर्सन का जो एक दर्शन था हिंदी के भविष्य के विषय में, उसका उन्होंने प्रतिवाद किया और कहा कि नहीं, हिंदी बहुत आगे बढ़ी। और आज हमारी जो डिक्शनरी है उसमें 1 लाख शब्द है, 1 लाख हिंदी के शब्द है। तो अब ये हम जब इतना सब कुछ हो चुका है और उसके बावजूद भी हम जो है नहीं हो रहे हैं, तो ये हमारी अपनी गलती है। और उस तरीके से आप देखिए
तब और अब की बात नहीं है, अभी भी देखिए वही हो रहा है कि भाई इतनी 63 वर्ष का संघर्ष हुआ, अंग्रेजों ने उसकी शुरुआत की, मदन मोहन मालवीय के हाथों उसकी कामयाबी हुई। 18 अप्रैल 1900 को उत्तर प्रदेश में हिंदी सरकारी कामकाज की भाषा बनी। आज कितने लोग इस बात को जानते हैं? जी जी, मतलब इतिहास अभी भी अंधकार में है इसमें। मतलब उत्तर प्रदेश में जो रहते हैं, उत्तर प्रदेश के जो सरकारी दफ्तर हैं, उसमें कितने लोग इस बात को जानते हैं? जो हिंदी सप्ताह मनाते हैं, हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, वो कितने लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में? जी जी, बाकी देश की तो बात छोड़ दी। और जब इतनी कीमती ये तिथि है तो इस प्रदेश में क्यों इसको सेलिब्रेट नहीं किया गया? फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस समय जब इसके 2000 में 100 वर्ष पूरे हो रहे थे, सन 2000 में, उस समय वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे, तब इसकी शताब्दी मनाई गई। लेकिन वो सिर्फ एक राजनीतिक शताब्दी होकर रह गई कि लखनऊ तक सीमित रहेगी। और अटल जी ने उस पर मैसेज भी लिखा था, जी जी। तो अब ये जो तिथि है ये क्यों पिछड़ रही है और 14 सितंबर क्यों आगे आ रही है? जब हमारे पास एक अतीत का इतना स्वर्णिम इतिहास है, जिसमें इतने लोगों का संघर्ष है, जिसमें अंग्रेज भी शामिल हैं, भारतीय भी शामिल हैं, उसके बाद में उसको स्थापना मिल रही है, जैसे 15 अगस्त को स्थापना मिली, जैसे 26 जनवरी को स्थापना मिली, तो ऐसे 18 अप्रैल को इस देश में क्यों नहीं स्थापित किया गया? क्या इसे राष्ट्रीय दिवस नहीं बनाना चाहिए? जी डॉक्टर साहब, अब इसमें जैसे आपने कुछ तिथियों की उल्लेख किया, 18 अप्रैल की बात हम कर रहे हैं, अब इसमें 14 सितंबर हमारी एक हिंदी की राजभाषा बनने की तिथि है, वहाँ हम हिंदी दिवस मनाते हैं। उसी तरीके से संविधान बना, संविधान की कुछ तिथियां हुई, आपने 15 अगस्त और 26 जनवरी की बात की। क्या हिंदी के इतिहास का भी जब हम उल्लेख करें या उसको लिपिबद्ध करें या उसको आज अगर हम एक रूप स्वरूप देने की कोशिश करें, तो क्या 18 अप्रैल उसमें एक मानक तिथि नहीं हो सकती? हमने हिंदी दिवस के अलावा विश्व हिंदी दिवस की भी बात की, जब हम आज कई सारे विश्व हिंदी दिवस और वो सम्मेलन मना चुके हैं, उसका अपना एक इतिहास है। तो 18 अप्रैल को एक बड़ा तिथि के रूप में आज इसको स्वीकार और इसको मान देने की आवश्यकता आप महसूस करते हैं इसमें? वो क्योंकि जैसे 15 अगस्त की मान्यता देने की मजबूरी है क्योंकि देश आजाद हुआ जी, 26 जनवरी को मान्यता देना हमारी मजबूरी क्योंकि संविधान लागू किया गया जी। तो ऐसे 18 अप्रैल को हिंदी आजाद हुई इस सूबे में, इसको मान्यता क्यों नहीं मिलनी चाहिए? और रही बात 14 सितंबर की, तो ठीक है, उस दिन राजभाषा का दर्जा मिला गया, उसको 1949 में दिया गया, अच्छी बात है। और ये ऐसा सोचा गया कि भाई अभी भी देश आजाद हुआ है इसलिए भाषाई झगड़े ना खड़े किया, ये भी बहुत अच्छी बात थी कि भाई हम बड़े झगड़े से निपटे हैं, अभी फिर दूसरे झगड़े खड़े हो जाएंगे, तो इसलिए राजभाषा का एक टेम्पोररी फेस उसको दिया गया। लेकिन उसका मतलब नहीं कि वो परमानेंट फेस हो जाएगा, आप सेलिब्रेट ही करते रहेंगे, ऐसा भी नहीं। तो अब समय आ गया कि जब हम राजभाषा का जो तिथिकरण है उस पर भी हम विचार करें। ठीक है, वो 14 सितंबर अच्छी बात है, लेकिन 14 सितंबर के साथ साथ में ये भी जरूरी है कि उस 14 सितंबर को 18 अप्रैल से किसी प्रकार जोड़ करके उसको जो है हम उसके इतिहास को और पुष्ट करें। यहाँ तक कि जो विश्व हिंदी की बात है वो भी गलत है, क्योंकि हिंदी का एक सम्मेलन हो गया और उस सम्मेलन के नागपुर के सम्मेलन की तिथि को विश्व हिंदी मान लिया गया, तो ये कोई बात नहीं हुई जी। इतिहास उसका होता है जिसके पीछे एक लंबी श्रृंखला होती है संघर्ष की, और वो इन दोनों तिथियों में किसी के पास नहीं, ना 14 सितंबर के पास में लंबी श्रृंखला है संघर्ष की और न 10 जनवरी के पास में। अगर हिंदी के संघर्ष की जो श्रृंखला है वो सिर्फ जो है 18 अप्रैल के साथ में है, जिसमें 63 वर्षों तक संघर्ष किया गया, तब देवनागरी अपना स्थान प्राप्त कर सकी सूबे में। इसलिए उत्तर प्रदेश को ये सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश ने उस गुलामी से निकलने के लिए प्रयास किया। उत्तर प्रदेश में जो हिंदी का संघर्ष हुआ है उसको आज विश्व के स्तर पर लाने की जरूरत है और उसको विश्व हिंदी सम्मेलन के रूप में घोषित किया जाए, तब तो हम उसके भविष्य के बारे में निश्चित हो सकते हैं। वरना जब अतीत की ही जड़ों को हम काट देंगे तो हमारा विकास कैसे होगा? अभी हमने एग्जाम्पल आपको दिया कि स्पेन में जो है आज कोई अरेबियन एलिमेंट नहीं है, ना वहाँ कोई कास्ट है, ना कोई लैंग्वेज है, ना कहीं कुछ। दूसरे वही चीज इंडोनेशिया में आप देखेंगे, वहाँ भी जो बहुत सारी भाषाएं थी वो वहाँ मौजूद थी, और जब सुकार्णो आए तो उनको बहुत समस्या हुई कि भाई कैसे करे। तो वहाँ जो जावा है, जावा भाषा बहुत पुरानी थी, लेकिन वहाँ भी जैसे हिंदी के साथ में यहाँ लिप्यंतरण हुआ, ऐसे वहाँ जो अरबी लिपि वो लाद दी गई उसके ऊपर, और जावानी जो भाषा थी उसकी लिपि खत्म हो गई। अब ये समस्या हुई कि जब उसको
इंडोनेशिया के आज़ादी की बात जब उठ गई तो अब उसको भाषा कैसे दिया जाए, तो सुकार्नो ने एक दूरदर्शिता का परिचय दिया। उन्होंने बाजार मलय जो है एक छोटी सी वो एक भाषा थी, उसको उन्होंने चुना और उसको उन्होंने लिपि में उसको रोमन का लिपि से उसको विकसित किया। तो ये नतीजा यह कि बहुत जल्दी कुछ ही सालों में लोग सातु दियातिगा पर लोग पूरे इंडोनेशिया में चिल्लाने लगे कि भाई ये, और हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ जो है सातु दियातिगा जब बोलते थे सुकार्नो अपने भाषणों में, तो लोग बहुत उसको इस तरीके की बात जैसे महात्मा गांधी जब कर रहे हैं दक्षिण भारत में हिंदी ले जा रहे हैं तो कितने लोग खुश थे वहां पे। और आप देखिए उस खुशी में तो महात्मा गांधी को बहू भी मिल गई, क्योंकि उनके बेटे का विवाह जो है वो राजा गोपालाचारी की बेटी से हो गया। कितनी खुशी बस दक्षिण भारत को हुई। तो अब क्या हो गया, अब क्यों खुशी नहीं हो रही है? तो ये कैपेबिलिटी होती है हमारे लीडर की। तो महात्मा गांधी में वो क्षमता थी और वो होते तो राष्ट्रभाषा होने को दिक्कत ही नहीं थी। तो लेकिन ये कि उनका जो है अंत हो गया, तो इसलिए इस देश की राष्ट्रीयता का भी एक अंत ही मान लीजिए, फिलहाल अब तक ऐसा माना जाता है जी। अब आप थोड़ा सा जी और आगे अगर बढ़ें जी, तो हम पाकिस्तान में ही अभी बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें कि पाकिस्तान जो एक नेशन के तौर पे जैसा मीडिया में प्रोजेक्ट किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वहां भी देखिए जो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है वहां मौजूद है। जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान साहब है, वो एक पख्तून भाषा है वहां पे, और पख्तूनी भाषा जो है वो संस्कृत से ज्यादा मिलती जुलती है। अब हजारों साल से वो मोहम्मडन हो गए, उनके नाम भी मुसलमान हो गए, और लेकिन वो जो है उनका जो कल्चर है वो नहीं, मतलब कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। तो उन्होंने हजारों साल तक जो है पख्तून के लोगों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की तरह से कि उनको छोटा समझा, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट वहां पैदा हुआ। अब वो ये कहते हैं कि भाई हमारा जो रिलेशन है वो वेदों में है, और आपकी कुरान तो बहुत अभी हाल की है, तो हम तो बहुत पुराने ऐसा, क्योंकि वेद में ऐसा लिखा हुआ है, ऋग्वेद के एक मंडल में आता है कि ए इंद्र, तू हमें ऐसी गायें अता कर जैसी तूने पुख्ता के राजकुमारों को दी थी। तो अब इससे वो अपना ताल्लुक जोड़ते हैं, तो इस बात से उनको बुरा लगता है कि भाई आप तो पूरे हिंदू हुए जा रहे हैं। और यही बात जो है मुजीबुर रहमान के समय में 71 में उठी बांग्लादेश में, जब वो पा गए पावर और वो जीत गए, तब यह कि साहब हिंदू बैकग्राउंड से बंगाली प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है। अब वो जो पाकिस्तान से लोगों ने उसका विरोध किया अपने ही देश में, जबकि ईस्ट पाकिस्तान है, बांग्लादेश नहीं है जी, और वहां 30 लाख लोग मारे गए कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट में। जो स्थिति स्पेन में थी वही स्थिति आप जो है पाकिस्तान में देखेंगे पख्तून के साथ हो रही है। वही स्थिति जो है बांग्लादेश में हो रही है। 30 लाख लोगों को कत्लो गारत किया गया और 1 करोड़ लोग भारत में आ गए। तो इस तरीके से अब तुर्की में भी आप पहुंच जाए, तो तुर्की में भी जो, जबकि वो मुस्लिम नेशन है, वहाँ तुर्की भाषा है। तुर्की भाषा जो और वो अरबी फारसी सब बहुत कुछ मिला हुआ है। लेकिन वहाँ भी क्या हुआ कि अंग्रेजों के इशारों पर जो तुर्की जो खेमे थे, जो दस्ते थे वह सैनिकों के, उनको जो है अरेबियंस ने उड़ा दिए। अब ये अतातुर्क को ये बात बहुत बुरी लगी कि हमारे देश के लोग इन हरामजादों ने उड़ाया, तो उन्होंने कहा कि हम तुर्की हम अरेबियंस को मानेंगे ही नहीं। और इस हद तक उन्होंने मॉडर्नाइजेशन किया कि नमाज से पहले अगर अजान होती है उसकी जरूरत क्या है, आज 5 टाइम नमाज करना है, नमाज तो साइलेंटली होती है, ये अजान जो लगाते हैं इसकी जरूरत क्या है। तो टर्की में उन्होंने अजान पे प्रतिबंध लगा दिया और बोले ये सब ये है तो टोपी वोपी क्या जरूरत, सीधे हैट लगाइए। अतातुर्क ने जो मॉडर्नाइजेशन वहाँ किया टर्की में, वो एक एग्जाम्पल है कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से हमारी नेशनलिटी को गवर्न करता है, वो आप देखने की बात है। तो बांग्लादेश में आपने देखा 30 लाख लोग कुर्बानी दिए तब जा करके। और वहाँ ये सवाल उठा कि जब भारत के इंटरफेरेंस के बाद में ईस्ट पाकिस्तान खत्म हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ, तो नेशनल लैंग्वेज की जब बात उठी तो उर्दू का सवाल आया, तो वहाँ सारे लोग विरोध में खड़े हो गए कि 30 लाख लोगों ने जान दी है और हम अभी भी उर्दू हमारी राजभाषा नहीं हो सकती। तो अब आप देखिए कि ये जो इसके लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हमारी हिंदी में क्या इतने सेक्रीफाइस करने वाले लोग हैं। नौकरी पा जाना एक अलग बात है, नाम कमा लेना अलग बात है, फ्लाइट्स में घूम लेना अलग बात है, 5 स्टार होटल में खा लेना अलग बात है, ऐश आराम कर लेना अलग बात है। लेकिन हिंदी के लिए सेक्रीफाइस जो फ्रेडरिक जान शोर कर रहे हैं, FS ग्राउस कर रहे हैं, जो मदन मोहन मालवीय जी कर रहे हैं, इन्होंने कभी सोचा था कि भाई ये सब भविष्य में हमारा ये होना चाहिए वो होना चाहिए? क्या लिया इन्होंने? कुछ लिया क्या? कुछ पाया क्या?
कुछ नहीं पाया। तो अब जो स्थिति अगर हम वर्तमान में, चूंकि समय हो रहा है इसमें, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज हिंदी की स्वीकार्यता है, हिंदी की व्यावहारिकता है, हिंदी का अपना एक इतिहास है, हिंदी की अपनी एक वैज्ञानिकता है, उसके पास लिपि है, सब कुछ है, उसका साहित्य है, उसकी संस्कृति है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए? क्योंकि कोई चीज स्थापित तो तभी होगी जब उसको समाज उसके लिए संघर्ष करेगा, जिसकी आप बात कर रहे हैं। स्वीकार्यता तो है, लेकिन संघर्ष कहीं पीछे छूटता जा रहा है। तो हिंदी को उसका मान सम्मान और स्थान दिलाने के लिए वो समाज के स्तर पर क्या किया? एक ही शब्द है कि भाई हमारी जो सहिष्णुता है उसका जो लोहा है पूरा विश्व मानता है जी। इसलिए भारत की संस्कृति जो सबको आकर्षित करती है, विश्व में कोई कहीं भी रहे लेकिन भारत को भूलता नहीं। अब उस सहिष्णुता का जो है आरोपण जब मिथ्याभिमान से होने लगता है तब जो है एक भ्रांति पैदा होती है, जो अपने पार्टीशन के दौरान महात्मा गांधी और जिन्ना की कॉन्फ्लिक्ट में जो पैदा हुआ। अब आप देखिए ना कि सहिष्णुता अगर न होती तो जब से प्रिंटिंग चालू हुई, प्रिंटिंग के बाद में जो सबसे अच्छी कुरान थी वो भारत में छपती थी। मुस्लिम कंट्रीज तो बहुत है, क्यों नहीं वहां छपी? जब तक देश का विभाजन नहीं हुआ कुरान पाक की छपाई भारत में होती थी और पूरे मुस्लिम कंट्रीज में यहाँ से कुरान सप्लाई होती थी और उसकी जो कीमत थी अरबों रुपए कमाता था भारत। भारत सोने की चिड़िया क्यों था? क्योंकि ये जो कातिब थे, जो कैलीग्राफी करने वाले लोग थे, ये जो राजा महाराजाओं के नवाबों के यहाँ इनको प्रश्रय मिला था, तो उसको जो हमारे जो ट्रेडर्स थे, और मजे की बात एक और है, ये व्यापार गैर मुस्लिम्स के हाथ में था, एक भी मुसलमान नहीं था। कुरान पाक की छपाई में एक भी मुसलमान व्यापारी नहीं था और ये व्यापार बहुत पूरे विश्व में फैला। जब पार्टीशन हो गया तो उसमें जर्मनी और जापान उनकी निगाह इस व्यापार पे पड़ी और उन्होंने इसका फायदा उठाया पार्टीशन का, और अच्छे जो कातिब थे वो जापान ले गए, जर्मनी ले गए और उन कातिबों से उन्होंने ये भारत का व्यापार छीन लिया। दारिद्र क्यों आ रहा है? जहां विश्व में 5वें स्थान पे थे और आज हमारी कहीं गिनती नहीं, ऐसे आ रहा है कि कुरान पाक की जो छपाई जिससे हम भारत को इतना, और पूरे पश्चिमी एशिया में आप कहीं भी जाइए वो ग्लैमर था। बम्बई का तो इतना ग्लैमर था कि वो मतलब भूलते नहीं थे कि बम्बई तो एक स्वर्ग जन्नत मानते थे। उस तरीके से आप देखिए कि जब अपने सद्दाम हुसैन जो बीमार हुए तो उनको इलाज करने के लिए पूरी दुनिया में कोई डॉक्टर ही नहीं मिला और साहब बम्बई में रुस्तम पटेल थे, उनके इलाज से वो ठीक हो गए। यहाँ के पैगंबर साहब के इलाज के लिए भी यहाँ से लोग गए और मोहम्मद साहब के वो किए। तो अब जिन्ना साहब जब इस बात की जब बात करने लगे तो इस पे बड़ा उनका विरोध हुआ, मुस्लिम समाज में इनका विरोध हुआ उर्दू को लेकर के ये सब। तो यहाँ तक और वो बड़े मतलब उनका कुछ स्वभाव ही वैसा था, बड़े कंजूस तरीके के थे जिन्ना साहब जो है। अभी उनके जो नज़दीकी लोग थे उन्होंने शायद ही अपने किसी खास मित्र को कभी एक कप चाय पिलाया। यहाँ तक कि एक बार वो जब दिल्ली में आए, पार्टीशन से पहले की बात थी, मीटिंग थी पार्लियामेंट में, तो वेस्टर्न कोर्ट में बैठे हो तो वहाँ एक यूनुस गए, मोहम्मद यूनुस जो विदेश में अपने राजदूत हुए कई देशों के, नेहरू जी के समय में, इंदिरा जी के समय में। तो उस समय वो कुछ भी नहीं थे, कार्यकर्ता थे, एक्टिविस्ट थे कांग्रेस के। तो वो जिन्ना साहब से मिलने गए तो बाहर जो लोग बैठे हुए थे तो वो जब चाय लेके गया बेरा तो यार कौन बैठा है, चाय पिला, चाय किसको पिला रहे भाई? तो जब यूनुस निकले तो वो आपस में खुसुर फुसुर करने लगे, बोले इन्होंने तो कभी किसी को चाय पिलाया नहीं, चाय कैसे पिलाया? इसका मतलब ये बहुत कोई खास है रिश्ता है इनका। यहाँ तक कि 1937 की जो मीटिंग वहाँ जिन्ना का जो घर था बम्बई में, वहाँ जब हो रही थी तो जब मीटिंग पूरी हो गई और 2 बज गया तो मीटिंग जब खत्म हुई तो उन्होंने कहा ठीक है अब हम 5 बजे मिलेंगे। तो वो जो अपने सिकंदर साहब थे वो बड़े क्रुद्ध हो गए, बोले ये खोजा जो है हमें कभी कुछ नहीं खिलाता है और ये इसको जब हम बुलाते हैं तो इसको हम बहुत दावतें देते हैं, सब कुछ करते हैं। ये उनका एक व्यक्तिगत नेचर था। यहाँ तक कि जब खान अब्दुल गफ्फार खां के इलाके में गए तो वहाँ की स्थितियाँ जब सब देखी, सब समझा, तो उनको सिगरेट पीने की इच्छा हुई कि भाई सिगरेट सुलगा लेते हैं। तो उन्हें माचिस जो है मांगी तो अफरीदी जो था अमीन, उसने कहने लगा कि भाई हमारे यहाँ तो प्रतिबंध लगा, उसी के लिए हमने आपको बुलाया,
कि ये माल जो आता है वहाँ से यहाँ भी सरकार ने प्रतिबंध लगाया तो हम लोग कुछ आपको दे ही नहीं पा रहे हैं। तो वो जो जिन्ना ने अपनी माचिस से सिगरेट सुलगाई, उसके बाद में पता है यूनिट से क्या कहा उन्होंने कहा कि देखिए ये माचिस मैं उसको दे सकता था, लेकिन ये कानून का उल्लंघन हो जाता इसलिए हमने नहीं दिया। यानी कानून के बहाने में माचिस भी अपनी तो ये एक मतलब व्यक्तिगत चीज है कि कैसे ये जो हमारा व्यक्तिगत स्वभाव है कंजूसी का, और कैसे वो एक पॉलिटिकल वो लेता है और उसके साथ में कैसे दुर्गतियां होती हैं। ये कुछ चीजें अब से अपने बम्बई की प्रेसिडेंटशिप को ही ले लीजिए कि 1937 के चुनाव में बीजी खेर को कोई जानता नहीं था बम्बई में, लेकिन अब ये जो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है इसको आप ये कह सकते हैं कि टेंडेंसी का जो कॉन्फ्लिक्ट है उस ये महात्मा गांधी की बात आती है। जिन्ना का तो आपने सुन लिया, अब महात्मा गांधी का है कि भाई जिद वाली बात। तो अब नरीमन साहब उनका पूरे बम्बई में था, लेकिन गांधी जी से नहीं बनती थी। लेकिन गांधी जी ने जब गांठ बांध ली तो बीजे खेर को ही मुख्यमंत्री बनाया, वो बने। वो सारी पॉपुलरिटी के बाद में अब सुभाष चंद्र बोस का दावा था, वो हार गए बात अलग है, लेकिन उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को लड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और नेहरू को भी कहा कि आप खड़े हो जाओ सुभाष के खिलाफ, नेहरू नहीं खड़े हुए। सरदार पटेल को कहा आप खड़े हो जाओ, वो भी नहीं खड़े हुए। पट्टा और फिर उसके बाद में ये भी कहा कि नहीं पट्टा भी की नहीं है तो मेरी हार है। तो अब आप देखिए कि ये जो मूल्यांकन जो हम करने जा रहे हैं यहाँ बैठ करके इस मंच के माध्यम से, तो उसमें हम देखें कि भाई हम क्यों पीछे हो रहे हैं और क्या हमें करना है। उसके लिए जो जार का जो एक छोटा सा उदाहरण है वो बड़ा सटीक आता है कि वो एडवीना जी अक्सर कहा करती थी, उस बड़ा मजाक किया करती थी। जार को हुआ कि भाई सब लोग जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं हमें सलामी दें। तो पता चला ऐसे 50 लोग निकले, तो उसमें जो घोड़े थे उसमें एक घोड़ा कम पड़ गया। बोले अब क्या, बोले सर्कस से घोड़ा आएगा। अब तो घोड़े को ये समझा दिया कि भाई जैसे जो राष्ट्रीय संगीत बजे तुम दोनों पैर खड़े कर। तो अब जब ये सब लोग निकल गए सलामी दे के, वो जो घोड़ा सर्कस वाला आया था उस पे जो राजपुरुष बैठे थे, जैसे संगीत बजा उसने पैर उठा दिया और नीचे आ गए सब। अब वो सारा मामला गड़बड़ हो गया कि भाई तो सलामी देने आए थे, खुद ही नीचे गिर गए। तो हमारी हिंदी की स्थिति जो वो ऐसी है कि जब ये मौका पड़ता है तो दोनों पैर उठा देते हैं और बेचारी हिंदी नीचे गिर जाती है। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि भाई जो माया है वो इतना आकर्षित करती है और सेक्रीफाइस समर्पण और त्याग तो कहीं भूल ही जाता है, इसलिए हिंदी की दुरुस्ता बिगड़ती जाती है। और उसका समापन ऐसे कर सकते हैं कि देखते ही देखते कितने बदल जाते हैं लोग, और हर कदम पे एक नए सांचे में ढल जाते हैं लोग। और किसके लिए कीजिए गुमगश्त जन्नत की तलाश, जबकि मिट्टी के खिलौनों से बहल जाते हैं लोग। जी। तो श्रोता बंधु, डॉक्टर साहब सुरेश चंद्र शर्मा जी से हम बात कर रहे थे हिंदी के इतिहास पर, राष्ट्रीय एकता में एक सूत्र के तौर पर उसकी स्वीकार्यता पर। हिंदी का अपना एक वैभवशाली इतिहास है, हिंदी की अपनी एक थाती है, लेकिन जरूरत जो जहाँ बात खत्म हो रही वो यही है कि जब तक आज के समाज का, आज की पीढ़ी का संघर्ष और त्याग उसके साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक उसकी स्वीकार्यता और उसके स्थान को वो चीज नहीं मिल सकती जिसकी हम और आप बात करते हैं। तो हिंदी को अगर राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थान दिलाना है तो हमारे और आपके संघर्ष की आज जरूरत है। भले ही 75 साल आज़ादी की हो गई, लेकिन हमारा और आपका संघर्ष अभी बाकी है, हमारा और आपका उसके साथ जुड़ना बाकी है, तभी उसको वो स्थान मिल पाएगा। डॉक्टर साहब